नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। और चलिए सबसे पहले रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। रामनगर में पुराने विवाद को लेकर चली गोली, घटना में 2 लोग हुए घायल, इलाके में मची दहशत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। हल्द्वानी में मांगों को लेकर खनन कारोबारियों ने किया अर्धनग्न प्रदर्शन, न खनन रॉयल्टी देने पर जताई नाराजगी। रामनगर में तेज रफ्तार का कहर, कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर, हादसे में अधेड़ की मौत का परिजनों में मचा कोहराम। उत्तरकाशी के नौगांव बाजार स्थित होटल में देर रात लगी भीषण आग, लोगों में मची अफरा तफरी। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। खटीमा में एसडीएम की बड़ी कार्रवाई, 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को अवैध मिट्टी खनन सहित कब्जे में लेकर किया सीज। विधानसभा अध्यक्ष पहुंची कोटद्वार, चलाया सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान। रितु खंडूरी ने ट्रैफिक नियमों की दिलाई लोगों को शपथ। रुद्रपुर में हुआ युवा सिख सम्मेलन में सीएम धामी ने की शिरकत, सिखों को बताया अपना परिवार। सीएम धामी ने सभी का जताया आभार। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज, भाजपा और कांग्रेस ने कसी कमर। कांग्रेस की तैयारी पर बीजेपी ने कसा तंज, कहा कांग्रेस की तैयारी पर जनता पर कोई असर नहीं। हरिद्वार में जल्द शुरू होगी हिमालय एयर सफारी, टूरिस्ट ले सकेंगे ज़ायरोकॉप्टर सफारी का मजा, 15 जनवरी से होगी शुरू। उधम सिंह नगर में डीएम ने भारामल मंदिर सहित विभिन्न जगहों का किया निरीक्षण। पवित्र भारामल मंदिर में पूजा अर्चना भी की, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ 2023 का उद्घाटन किया। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें आपको कि गुब्बारे छोड़कर सीएम धामी ने इस खेल महाकुंभ की शुरुआत की। वहीं कार्यक्रम में खेल मंत्री रेखा आर्य और रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ भी मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि हमें राज्य में मेजबानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जाति, धर्म, लिंग और वित्तीय स्थिति के बावजूद कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से अपनी प्रतिभा के आधार पर खेलों में भाग ले सकता है। इस दौरान सीएम धामी ने खेल महाकुंभ में भाग लेने वाले स्कूली छात्रों के साथ बातचीत की। प्रतिभा भी पूरे भारत के सामने आए और उत्तराखंड का प्रदर्शन श्रेष्ठ हो, यानी कि जो प्रदर्शन अभी हुआ उससे और आगे जाकर, उससे और उत्कृष्ट करके हम सबको दिखाना है। मैंने खेल विभाग से अपेक्षा की है, उनको लक्ष्य भी दिया है कि इस बार हम उत्तराखंड को टॉप 10 में लाने का प्रयास करें, ताकि अगली बार हम शीर्ष स्थान पर पहुंच सकें। प्यारे खिलाड़ियों, आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। भारत विश्व गुरु के पद पर आरूढ़ होने के लिए अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। हर क्षेत्र में आज भारत का मान सम्मान बढ़ रहा है। खेलों का क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है। खेलों को लेकर पहले देश में इस तरह का माहौल था कि सभी लोग ये कहते थे कि हमारा 140 करोड़ की जनसंख्या का देश, पर खेलों में हमारा वो प्रदर्शन नहीं आ पाता था जिसकी देशवासी हमसे अपेक्षा करते थे। आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस धारणा को भी बदल कर रख दिया गया है। किसी देश का जो खेल का इकोसिस्टम है वो किस प्रकार का है, उसका जो सूचकांक है वो किस दिशा में जा रहा है, वो इससे पता लगता है कि उस देश की तरफ से जो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले खिलाड़ी हैं उनकी संख्या कितनी है। आज राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में आज हो गया है। निश्चित रूप से इस खेल महाकुंभ से जो हमारे न्याय पंचायत स्तर के हमारे बच्चे हैं वे ब्लॉक पे आते हुए ब्लॉक की सफलता जिले में मिलते हुए जिले में सफलता प्राप्त करते हुए आज स्टेट स्तर पर पहुंचे हैं।
और जगह जगह कोने कोने से बच्चे यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। निश्चित रूप से यह खेल महाकुंभ उन बच्चों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर रहता है कि वह अपनी खेल प्रतिभा को यहाँ पर विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना करते हुए अपने को सिद्ध करने का उनको एक अवसर मिलता है। उधर आपको बता दें कि रुद्रपुर में भाजपा का युवा सिख सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित अन्य मंत्री भी सम्मेलन में मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने घोषणा करते हुए कहा कि 1947 में देश का विभाजन हुआ और विभाजन विभीषिका पर शहीदों को याद करने, उनको स्मरण करने के लिए पूरे देश में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है। आप सबका हमारे पर विश्वास, आप सबको पता है कि कभी भी हम आपकी बातें आएंगी तो उसको नजरअंदाज करने वाले नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा संकल्प है, जिस प्रकार से आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सिख समाज के लिए, पूरे देश के लिए, समाज के अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्तियों के लिए, मजदूर वर्ग के लिए जिस प्रकार के निर्णय लिए गए। मैं आपको बताऊं, अभी पिछले दिनों शिवसेना टनल का मामला, उस टनल में हमारे प्रधानमंत्री जी का आदेश था कि कितना भी पैसा खर्च हो जाए, कितने भी संसाधन लग जाए, दुनिया की कोई भी टेक्नोलॉजी लग जाए, लेकिन हर एक मजदूर भाई को सुरक्षित बाहर निकाला। और प्रत्येक दिन उन्होंने अपनी मॉनिटरिंग करी, प्रत्येक दिन मुझे वो फोन करते थे, रोज पूछते थे, रोज जानकारी देते थे भाइयों बहनों। और मैं बहुत बार क्योंकि अंदर होता था, टनल के अंदर होता था, मुझे लगता था कि प्रधानमंत्री जी का फोन तो नहीं आता। हर समय में फोन अपने पास रखा था, रात को भी, सवेरे भी, ऐसा कोई दिन नहीं हुआ। इतना संवेदनशील जब देश के हमारे प्रधानमंत्री हो, एक एक व्यक्ति की चिंता करने की बात हो, तो आपके मन में कोई संशय और संदेह नहीं होना। उधर पिछले दिनों देहरादून में हुई ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश और विदेश के उद्यमियों को एक बड़ा संदेश दिया था। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड को वेडिंग डेस्टिनेशन बनाए जाने पर लोगों को संदेश दिया था। वहीं इसको लेकर राज्य सरकार और बीकेटीसी ने भी काम करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए प्रदेश में जो ऐतिहासिक और पौराणिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मंदिर हैं, उनके आधारभूत ढांचे को विकसित करने के कार्य शुरू कर दिए गए हैं। देखिए, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उत्तराखंड में वेडिंग डेस्टिनेशन को लेकर के अपार संभावनाएं हैं, तो इस दिशा में प्रदेश सरकार के स्तर से भी निरंतर प्रयास किए जाते रहे हैं और श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर से भी हम निरंतर प्रयत्नशील हैं कि जो हमारे ऐतिहासिक और पौराणिक दृष्टि से जो महत्वपूर्ण मंदिर है, उन मंदिरों को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में उनको विकसित करें और वहाँ पर आधारभूत ढांचे के विकास के लिए और यात्री सुविधाओं के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। इस क्रम में जैसे कि उखीमठ स्थित जो ओंकारेश्वर मंदिर है, वहाँ पर शीतकाल में जब बाबा केदार की कपाट बंद हो जाते हैं, उनकी डोली वहाँ पर अवस्थित होती है, तो उसके वहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण के पोते अनिरुद्ध और जो दैत्यराज वाणासुर थे, उनकी सुपुत्री उषा का विवाह मंडप है और बड़ी पौराणिक शैली में वो बना हुआ है। उधर रामनगर में अखिल ब्राह्मण महासभा के जरिए आयोजित कार्यक्रम के तहत मेधावी बच्चों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित विशाल शर्मा भी मौजूद रहे। इस दौरान महिला और पुरुष वर्ग में वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता का भी आयोजन जो है वो किया गया। वहीं कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज पूनम पंडित ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि ब्राह्मण समाज को एकजुट होने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यदि समाज के लोगों का उत्पीड़न बंद नहीं हुआ तो इसके गंभीर परिणाम भी भुगतने होंगे। और एक प्रोग्राम भी रखा हुआ था ब्राह्मण समाज को लेकर के, और उससे भी बड़ी बात है कि ब्राह्मण समाज का प्रोग्राम है और तमाम समाज के यानी कि सभी समाज की बेटियों को यहाँ पर सम्मानित किया गया। ये ब्राह्मण समाज की खूबसूरती है। हमने 14 तारीख में सम्मेलन था, उसमें भी उठाई, उससे पहले भी उठाई, लेकिन आवाज उठा करके कोई मतलब निष्कर्ष नहीं निकला है। अब इस विषय में हम जो सरकार के बड़े बड़े नुमाइंदे हैं, उनसे मिलने की हमारी पूरी कोशिश जारी है, जिससे कि हम उनसे मिल सके और उनसे अपनी बात रखें। नहीं तो फिर बहिष्कार करेगा ब्राह्मण, तमाम 22 करोड़ की आबादी बहिष्कार करेगी सरकार।
बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। समाज की बात है तो समाज के साथ तो खड़ा रहना चाहिए, हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। जो समाज के साथ नहीं खड़ा तो आप कैसे मानेंगे कि वो देश के साथ खड़ा है। उधर आपको बता दें कि हल्द्वानी के बाल संरक्षण गृह में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले को लेकर दरअसल कांग्रेस पार्टी के महिला कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार का पुतला फूंका है। राजधानी देहरादून के अलशा हॉल में के पास दरअसल कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरकार का पुतला फूंका, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिस तरह से नाबालिग के साथ दुष्कर्म हुआ है वे बहुत ही हैरानी की बात है। वहीं पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता सुनीता प्रकाश का कहना है कि अधिकारियों के खिलाफ जांच होनी चाहिए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नारी निकेतन हल्द्वानी का मामला है, कितना क्रूर। वो बच्चियां हैं जो आपके संरक्षण चाहती हैं आपसे, जिनको आपको संरक्षण देना चाहिए। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए वो बच्चियां कहाँ जाएंगी। आज हम उन बच्चों की आवाज लेकर यहाँ पे आए हैं। एक आपके नारी निकेतन का जो हल्द्वानी का मामला है उसको लेकर के, दूसरा एक मूक बधिर जो बच्ची बोल नहीं सकती है, सुन नहीं सकती है, और वहीं के दूसरे संस्थान के जो लोग हैं उनके साथ दुराचार करते हैं, अत्याचार करते हैं, जो सरकार के लिए शर्मसार करने वाली बात है और देवभूमि को कलंकित करने वाली बात है। इसलिए मैं कहना चाहूंगी मुख्यमंत्री जी, कम से कम इस देवभूमि का आप सम्मान रख लीजिए, मान रख लीजिए। आप इस देवभूमि के पुत्र हैं। उधर आपको बता दें कि उधम सिंह नगर के खटीमा स्थित कांग्रेस कार्यालय पर कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष हिमांशु गगावा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपनेता प्रतिपक्ष मोहन चंद कापड़ी भी मौजूद रहे। इस दौरान हिमांशु गगावा ने रुद्रपुर में 21 दिसंबर को होने वाले कांग्रेस जिला सम्मेलन को सफल बनाने हेतु कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं हिमांशु गगावा ने भाजपा सरकार की नीतियों और कार्यशैली पर जमकर प्रहार भी किया। जिस तरीके से जो वादे मोदी सरकार ने किए थे, आज किसी भी वादे पे वो अपने आज उतर नहीं रहे, सिर्फ लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। एक तरफ तो महंगाई की बात करते हैं, दूसरी तरफ अब वो फ्री राशन बांट रहे हैं, 5 साल उन्होंने और बढ़ा दिए। दूसरे प्रदेशों में कह रहे हैं कि हमें वोट दो, हम 500 रुपए सिलेंडर कर देंगे, बिजली फ्री कर देंगे। तो उत्तराखंड में भी तो बीजेपी की सरकार है, यहाँ पे इन्होंने 500 रुपए सिलेंडर क्यों नहीं किया अब तक? यहाँ पे बिजली दर सस्ते क्यों नहीं किया अब तक? बिजली 25% अभी फिर बढ़ने जा रही है और लगातार जो है बिजली बढ़ती जा रही है, जबकि बिजली हमारे यहाँ बनती है। तो मतलब कोई भी अपने वादे पे वो लोग कायम नहीं रहा। आज बेरोजगारी की बात नहीं करते बिल्कुल भी। आज भाई आज लोग इतना बेरोजगार घूम रहे हैं, लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही। तो हर तरीके से सिर्फ लोगों को धर्म के नाम पे बांटने का ये लोग काम कर रहे हैं और जो भी इनके खिलाफ आवाज उठाता है उसके खिलाफ ईडी और आईडी जो है लोकतंत्र की पूरी तरीके से हत्या हो रही है। उधर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कोटद्वार में साप्ताहिक सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने सभी को ट्रैफिक नियमों का पालन करने की शपथ दिलाई। बता दें आपको, विधानसभा अध्यक्ष ने कोटद्वार बाजार और मालवीय उद्यान में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से सड़क सुरक्षा अभियान जागरूक अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने बिना हेलमेट मोटरसाइकिल पर घूम रहे लोगों को हेलमेट देकर चेतावनी दी। साथ ही युवाओं से अपील की कि यातायात नियमों का पालन करें। आज अभी आपने देखा होगा, हमने निर्णय लिया कोटद्वार में सुरक्षा सप्ताह करने का। इसमें हमारे साथ परिवहन विभाग के अफसरान शर्मा जी और साथ ही साथ पुलिस के वैभव से हम लोग ने ये निर्णय लिया कि एक हफ्ता हम लोगों में अवेयरनेस करेंगे कि क्यों सड़क पर जब आप चलते हैं तो आपको सुरक्षित रहना चाहिए, चाहे वो हेलमेट पहनना हो, बेल्ट लगानी हो, सीट बेल्ट लगानी हो, चाहे पी के गाड़ी बिल्कुल ना चलानी हो, तेज़ी से गाड़ी ना चलानी हो। इसका अवेयरनेस हम एक हफ्ते के लिए इस बार करेंगे। लोगों को जागरूक करना चाह रहे हैं कि जो आप सुरक्षित रहेंगे वो अपने लिए है, सरकार के लिए नहीं है, चालान से बचने के लिए नहीं है। आपका जीवन बहुत ही कीमती है, बहुमूल्य है, इसलिए बहुत आवश्यक है कि आप सड़क में जो चलते हैं तो सुरक्षित रहें। उधर लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस की तैयारियां लगातार जारी है, जहां पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा इस समय कुमाऊं के दौरे पर हैं और पार्टी के पक्ष में प्रचार करने में लगे हुए हैं। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने कांग्रेस की तैयारियों को लेकर कांग्रेस पर तंज कसा है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह बिष्ट का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अपने दरअसल
11,447 बूथों पर मजबूत है और 270 मंडल पर कार्यकर्ता आम जनता से संवाद स्थापित कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के हुंकार तो कांग्रेस को ही पता है कि कितनी हुंकार है, उस हुंकार में कितना दम है, कितना वेट है, ये कांग्रेस के नेता भी जरूर जानते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने 11,447 बूथों पर मजबूत है और 270 हमारे मंडल हैं। हमारे कार्यकर्ता निरंतर संपर्क और संवाद में लगे हुए हैं, लगातार बैठकें कर रहे हैं, लगातार पन्ना प्रमुख की जो हमारी टीम है बूथ स्तर पर, मंडल स्तर पर, शक्ति केंद्र स्तर पर, वो लगातार जनता के साथ संवाद स्थापित कर रहे हैं। हमारे नेता, हमारे मंत्री, हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी लगातार कार्यकर्ताओं के साथ में हैं। कहीं सम्मेलन है, कहीं जिला सम्मेलन है, कहीं मंडल सम्मेलन है, कहीं प्रदेश पदाधिकारियों की बैठकें निरंतर चल रही है और हम ये काम निरंतर 5 वर्षों से कर रहे हैं। उधर आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को बीजेपी सुशासन दिवस के रूप में व्यापक पैमाने पर मनाने जा रही है। कार्यक्रम के तहत बूथ स्तर पर होने वाले कार्यक्रम के लिए दरअसल प्रदेश संयोजक और सह संयोजकों की जो नियुक्ति की गई है और प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने बताया कि 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में राज्य के सभी बूथों पर उनके चित्रों पर पुष्पांजलि के साथ विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाते आई है और इस वर्ष भी 25 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक बूथ स्तर पर आदरणीय अटल जी के जन्म दिवस पर बूथ पर उसको मनाने जा रही है और प्रत्येक बूथ पर उनके कविताएं उनके द्वारा लिखी गई हैं, उसके काव्यांजलि का भी एक कार्यक्रम रखा गया है और भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ उनके जन्मदिन को मनाएगी, क्योंकि उत्तराखंड राज्य आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया है, तो उनके उत्तराखंड के प्रति, उत्तराखंड के लोगों का उनके प्रति और भी श्रद्धा है, इसलिए उत्तराखंड में उनके जन्मदिन को और भी अच्छे तरीके से प्रत्येक बूथ पर मनाए जाने की योजना बनाई गई है। उधर उत्तराखंड प्रदेश नदियों और पहाड़ों का प्रदेश है और ऊर्जा प्रदेश का सपना देखने वाला उत्तराखंड भले ही नदियों से भरपूर हो, लेकिन यहां जल विद्युत उत्पादन अभी तक लक्ष्य का 1/4 भी पूरा नहीं कर पाया। बता दें कि बिजली की जो बढ़ती मांग के बावजूद आज भी दरअसल यहां पर 20,000 मेगावाट क्षमता के मुकाबले मुश्किल से 3,900 मेगावाट तक उत्पादन हो रहा है। वहीं कांग्रेस सह के मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसो ने कहा है कि उत्तराखंड राज्य में उत्पादित होने वाले बिजली का जो मात्र ही यहां पर 12% ही उपयोग उत्तराखंड के लोग करते हैं, बाकी अन्य राज्यों को जाता है। साथ ही बता दें कि उन्होंने कहा कि जल जंगल जमीन वाले राज्य के रूप में हम जाने जाते हैं, लेकिन हमारे संसाधन का हम ही उपयोग नहीं कर पा रहे। विडंबना ही कही जा सकती है कि उत्तराखंड में उत्पादित होने वाली बिजली का मात्र 12% उत्तराखंड वासियों के काम आ रहा है, उत्तराखंड वासियों को दिया जा रहा है, बाकी सब बाहरी प्रदेशों को जा रहा है। जल जंगल जमीन के लिए हम जाने जाते हैं, यहाँ नदियों की कोई कमी नहीं है, इतनी बिजली उत्पादित यहाँ हो सकती है, अपार संभावनाएं यहाँ हैं, लेकिन सरकार की उदासीनता के चलते आज उत्तराखंड वासियों को देश के अंदर सबसे महंगी बिजली खरीदने पर मजबूर होना पड़ रहा है। और तो और एक दिन में 5-5 घंटे की रोस्टिंग हो रही है जो पर्वतीय अंचल है। खुद मुख्यमंत्री जिस जिले से चंपावत से आते हैं वहां प्रतिदिन 5-5 घंटे की बिजली कट हो रही है। ऐसे में निवेश यहाँ कैसे आएगा? निवेशक आएंगे तो उनको अच्छी क्वालिटी की बिजली चाहिए, अनवरत बिजली चाहिए, 24 घंटे बिजली चाहिए, ये सब कैसे पॉसिबल हो पाएगा? सुनने में आया है अगले अप्रैल से 27% बिजली के दामों में बढ़ोतरी की जानी है। तो जहां जो प्रदेश ऊर्जा प्रदेश कहलाता है, उस प्रदेश के लोगों को, वहां के नागरिकों को उससे लाभ क्यों नहीं मिल रहा? चलिए इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।